तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की हिंदी है, कक्षा 12वीं की अध्याय ये 11 है, ठीक ना। मलियस द्वारा लिखा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन। इन्होंने अपने डायरी में जो लिखा था ना, जीवन यापन के, अपने जीवन में कुछ कुछ डायरी इन्होंने लिखा है, तो उसमें से कुछ पात्र जो है उनके डायरी का उठा लिया गया है और इसी को बताया गया है। सबसे पहले मलियस बता रहे हैं यहाँ पे कि मतलब डायरी लिखते क्यों थे, ठीक ना। तो देखिए क्यों लिखते थे डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं। ऐसे कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डायरी लेखन जो है मेरे लिए एक जंगल हो, दहकता हुआ, जैसे उसमें आग लग रही हो, कोई तटस्थ घोंसला नहीं, जिसमें अपने पर घोंसेर में जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूँ, जिसमें अपने पर घोंसेर जब चाहूँ मैं चुपके पड़ा रहूँ। ऐसा डायरी मुझे नहीं लिखना है जिसमें चुपचाली घुस के कुछ न कुछ लिखते रहूँ। डायरी मेरे कर्म का साक्षी हो। क्या बोल रहे हैं कि डायरी मेरे कर्म का साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यह मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठ पर अंकित शब्द में नहीं, उन पर जलती आग के बीच, मतलब करें कोरे पृष्ठों पर मेरे शब्द नहीं बल्कि उसमें जो मेरी जलती आग है ना, उससे। अच्छा ये कमेंट में बताओ कि कितने लोग डायरी लिखते हो, और लिखते हो तो क्यों लिखते हो, ठीक ना। सबसे जरूरी ये है कितने लोग लिखते हो और क्यों लिखते हो, और जो नहीं लिखते हो वो शुरू कर दो। इसलिए शुरू करो जिससे कि तुम आत्म परीक्षण कर सको। आत्म परीक्षण मेरा करने का अर्थ है कि खुद को थोड़ा बहुत जान सको और सुधार सको कि तुम ये करना चाहते हो तो उसे लिखो। मतलब स्टार्टिंग करो ना, थोड़ा दिनचर्या से ही शुरू कर दो भाई कि मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे तुमको खुद समझ में आ जाए कि डायरी क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखे हम, ठीक ना। तो उसको स्टार्टिंग कर दो। जो बच्चे नहीं करते, जो कर लिए वो कहीं ना कहीं तो पहुँच गए ही होंगे। तो चलो ठीक है, ठीक ना। नहीं, कबीरदास जी कहते हैं जिन खोजा तिनका मिला, ऐसे ही। और नहीं खोजने, जो खोजता है उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, जो नहीं खोजेगा ऐसे ही बैठे रह जाता है। कैसे तो था जिन खोजे तिनका मिला, नहीं याद आ रहा है वो कहावत हम बोल रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते थे ना। बोल रहे रानी खेत 14 जुलाई 1956 का ये है, ठीक ना। 56 मतलब उस समय 1900 का ही टाइम था, तो उनका 1956 ही ना होगा। 1956 का ही समय है 14 जुलाई, तो इसलिए समझिएगा 14 जुलाई 1956 था। शुरू करते हैं। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं मिलिट्री की छावनी के लिए, ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। मतलब कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं मिलिट्री की छावनी के लिए, ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाली जाड़ों में भी। पेड़ गोकी पूरे पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर से सरबज पेड़ ने मानो उदारता बस अपने में से थोड़ी थोड़ी, क्या बोले, अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने अपने गिरोह में मिला लिया है। अपने उद्दत और विशाल और प्राणवान गिरोह में। उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नद एक है। वो जब बोलता है तब वह भाषा में, गाते हैं तब एक भाषा में, रोते हैं तब भी एक भाषा में। ये पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि पेड़ को काटा जा रहा है कुछ मिलिट्री छावनी के लिए। किस लिए? ठंड के दिनों में जाड़ों को क्या करने, आने वाली जाड़ों के लिए, यानी कि उसको ताप कर लकड़ियाँ उकड़िया से सेकते होंगे या फिर कुछ काम करते होंगे, इसी तरह उसे काटा जा रहा है। तो यही बता रहे हैं कि उस पेड़ का जो महत्व है कोई नहीं देख पा रहा है। वो सबको हरिता प्रदान करती है, मतलब हरिता मतलब कि हरी भरी छावनी प्रदान करती है और बहुत सारा श्वास प्रदान करती है। तो इस पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, क्यों उसे काटा जा रहा है। मतलब इस खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने भाषा में इसको प्रकट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि पेड़ हमारी ऐसी शोभा है जो रोती है तो एक आवाज़ में, बोलती है तो एक आवाज़ में, गाती है तो एक आवाज़ में। उसका आवाज़ कोई समझता नहीं है, लेकिन वो बोलती है एक आवाज़ में, गाती है एक आवाज़ में, रोती है एक आवाज़ में। इससे नहीं होता आंधी तूफान आता है तो सब पेड़ में एक साथ हवा चलता है, ठीक ना। वही बता रहे हैं। कोहरा है खूब घना है और खूब सफ़ेद दृष्टि से विस्तार को बीच से ही कच्चे फीते की तरह काट देता है। क्या बोले कि विस्तार को बीच से ही कच्चे फीते की तरह काट देता है। किंतु ये ध्वनियाँ, इन ध्वनियों की मेरी दरवाजे पर दस्तकें, यह अस्फुट याचना जो दीवारों पर टंगे उस कुमारू गोलरी के खूबसूरत कैलेंडर में है, यह कोने में टिकाकर रखी हुई एसवुड की छड़ी रह रह कांपती क्यों है, नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फड़कते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पत्तियां और फूल की रेखानुकृतियां सम्मिलित है। उदास गुलदानों के बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा हैं। भाई क्या बता रहे हैं। कोहरा खूब घना, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों है, किंतु ये ध्वनियाँ क्या हैं। अब बताइए। कैलेंडर, खूबसूरत कैलेंडर में है, यह कौन से टिक कर रखी हुई एडवर्ड्स की छड़ी कांपती क्यों है, नोटबुक के पन्ने ये बेहतर फड़फड़ाते क्यों हैं। ये बस यही इसी प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं। ज़्यादा समझने का प्रयास करिएगा, जिनको समझ में आता है कोशिश करिए समझने का, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, बस मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना। अब बोल रहे हैं मौसम एकदम से ठंडा हो गया। बोले कि मौसम एकदम से ठंडा हो गया। बूंदबांदी और हवा एक कतराल के लिए निहताय जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। देखिए
बता रहे हैं मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। बूंदबांदी और हवा एक कतराल के लिए निहताय जरूरी है, उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। बता रहे हैं कि जो बूंदबांदी हो उसमें आग हो लेकिन वह खुद ठंडा हो, ये कैसे संभव है? मतलब ये अपना भाव लिख रहे हैं कुछ, ठीक है। होता है डायरी में कभी कभी इंसान अपना भाव लिखता है, ठीक है। बता रहे हैं अब देखिए ना, क्या करें, अब देखिए ना पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार हैं। 11 अदद देवदार हैं, पूरे 11 गिन कर, ठीक ना। जैसे एकादश रुद्र, एकादशी 11वां दिन होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय इसे करके, अष्टमी नवमी दसवीं, उसके बाद एकादश द्वादश त्रयोदश ऐसा होता है, चतुर्दश फिर पूर्णिमा या फिर अमावस्या ऐसे। खामखा ही सोचता हूँ कि वो 10 क्यों ना हुए। आप बताओ, वो 11 है तो सोच रहे हैं कि वो 10 क्यों ना हुए, 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजर रहा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब भी उधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं कि 12 10 11 है तो 10 क्यों नहीं हुए। अब भाई ऐसा सवाल कौन कर रहा है उमड़ने का, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। समझ रहे हो? ये खुद बताएं कि जब इंसान एकदम परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, बोर हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता है, तो वो क्या क्या सोचने लगता है। वही बता रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना बोर हूँ, ठीक ना। वही बता रहे हैं। अब आगे देखिए, किसी चित्रकारी की किताब का रंग, क्या बोल रहे हैं, किसी चित्रकारी की किताब के रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं। क्या बोले कि शोक और भड़कीले रंग, जब इंसान उदास होता है और रंग भड़कीला हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि संवेदनाओं को, अंदर की किसी की भावनाओं को बहुत जल्दी जल्दी उभारता है कि हाँ ऐसे हो गए, मतलब इंसान ज़्यादा सोचने लगता है, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाता है, उन्हें बड़ी तेजी से क्या उस समय खत्म करना चाहता है कि इसको कैसे खत्म करें जल्दी जल्दी, कि फिर हम गलती कर नहीं सकते, और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचता है, और उतनी तेजी से बोले ना कि वही हल करना चाहता है, तो बोल रहे हैं उतनी तेजी से वो ढाल की ओर खींचता है। मैं संयत हूँ यानी ठंडा हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं संयत हूँ यानी ठंडा हूँ। अभी जब बाहर निकलूँगा तब खून घना और खूब सफ़ेद कोहरे मुझसे लिपट जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? खूब घना और सफ़ेद जो कोहरा लगा हुआ है बाहर में वो इनसे लिपट जाएगा। मतलब ये अभी भी बोले हैं तब नहीं सब बात लिख रहे हैं कि घना कोहरा मुझसे लिपट जाएगा, और इनके पास अभी कुछ बात करने लायक नहीं लगता है। यही बता रहे हैं, सब और छा जाएंगे मेरे अतीत और वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच से ही कता हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञान गान और अज्ञान रुदन के लिए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे का ताबीज में। क्या बता रहे हैं, मतलब अभी भी साहब बोर ही नहीं लगता है। इस ईंधन में यानी आग पूरे सजीन और आने वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? इस ईंधन में आग पूरे सीजन, इस सीजन के लिए और अगले सीजन में आने वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। ये पेड़ कटने का पहला में ये चर्चा किए इतना, ठीक ना। देख लीजिए, पहला पेड़ कटने का चर्चा किए कब किए थे, ये देख लीजिए 14 जुलाई 1956 का। अब दूसरा में आ गए हैं, ठीक ना। दूसरा है 18 जून 57, अब सीधा 1 साल के बाद का लेख उठाया गया। लगता है कि डायरी वाला भी जो है ना, जो मतलब कि किताब का जो चैप्टर लिया है उनके डायरी से, वो सब खाली उनका बोरिंग पार्ट को उठा लिया है। देखते हैं इसमें क्या है। पहला तो बोरिंग था, अब दूसरा का देखते हैं। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौआ का कतार देखकर। कौआ के कतार देखकर अब लिखे हैं, देखिए, उम्र की फसल पककर तैयार हो गई है। क्या? उम्र की फसल पककर तैयार हो गई है, मतलब ये उसके थ्रू अपन फसल के बारे में लगता है बात करना, बूढ़ा हो गया जी। तैयार सपनों का सुहाना रंग जब जर्द पड़ा। क्या बोले कि सपनों का सुहाना रंग जब जर्द पड़ चला, एक मधुर आशापूर्ण फल जिसमें अनुभव की क्या तिताई के छिलके उतार फेंके, जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके, विगत के वो मूल्य जिन पर बचपना कभी शान धरता था। विगत मूल्य बता रहे हैं जिस पर बचपना कभी शान धरता था, उसे इस अनुभव के अथी ने, तिताई ने उसे उतार के फेंक दिया। जिस पर बचपना शान करता था, बचपन में होता है ना कि इंसान के पास ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, तब पर जो भी है उसको तो पूरा खुश है कि हम ही जाने, लेकिन अनुभव जब होता है वही बुजुर्ग आदमी, तो सब उसको फीका लगने लगता है, कहता है यार ये तो कुछ था ही नहीं, ठीक ना। अब आगे, कितने बेमामी भोथड़े हो उठे हैं, जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा में उधर क्या क्या ही पढ़ाएंगे, सब बोरिंग पाठ था लिया, समझ गए ना। अब करें, हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसल कतने भी नहीं पाई। क्या बोल रहे हैं कि फसल कतने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य के दही छिड़का ही नहीं। और ये बात बेखदेरा प्रश्न है, वो बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब जहाँ जुनून
में सिर में नोच लिया। क्या बता रहे हैं जी? प्रश्न है वो बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून से सिर से नोच लिया। अब आगे देखते हैं। हमको इसमें कुछ समझ में नहीं आया। ये बोरिंग खाली उठा लिया कि इंसान बोर होता है तो कैसे पगलनी डायरी में कुछ से कुछ लिख देता है। 4 जुलाई अब 1962। अब क्या हो गया? 57 के बाद सीधा 62 आया 5 साल के बाद, ठीक ना। ये हमारा लगता है हो गया जी। हाँ चलिए अब देखते हैं। 4 जुलाई 1962 कौसानी पढ़ी लिखे। आज भी कोई चिट्ठी इनको नहीं आई। तिब्बत किस कदर बेजार हो उठी। तिब्बत में उस समय थोड़ा सा लड़ाई था। चीन भी 62 में ही ना आक्रमण किया था, याद करिए। चीन जो आक्रमण किया था भारत पर 62 में ही किया था। भारत और चीन के बीच वही एक युद्ध हुआ था 1962। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। क्या बोले कि पर भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतनी भी तब नहीं कि डाकघर में ही जाकर पूछाऊँ। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में भी जाकर पूछाऊँ थोड़ा सा कि क्या बात है। अजब सी बेचैनी मन में होती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मीठे हुए अक्षर की तरह लगता है। उस समय क्या होता है? सारा परिवेश एक मीठे हुए अक्षर की तरह लगता है। किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसे मिट जाने से पूरे सत्व का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। ऐसी मन स्थिति के कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। अभी चिट्ठी से खुद पर आ गया कि कौन पहले तीर मार रहे थे। जैसे पहले बोर होल थे, अभी वो उसी बोरविंग से बैठल हैं। एक आशंका से हर दम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहत रहस्यमय लगती है। हर खतक चौका जाता है। और क्या बोले? हर खतक चौका जाता है और अथखेलिया करती हुई हवा कनफुसिया सी करने लगती है। जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश थाने बैठे हैं। जैसे क्या कि इनके विरुद्ध कोई साजिश थाने बैठे हैं, ऐसे अभी सोच रहे हैं। इतना बोर हो गया बेचारा जीवन से। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। 5 जुलाई 1962। फिर क्या था? ये जो था ये 4 जुलाई का था। उसके जस्ट एक दिन बाद का फिर लिखे हैं कौसानी के, ठीक ना। चौथा पत्र। कल यहाँ से सूचना केंद्र में आड़े अंधेरे से व्यक्ति आकर्षित किया। क्या बोले कि इनको एक आड़े अंधेरे से व्यक्ति जो था सूचना केंद्र में आकर्षित किया। किस लिए? प्रायः वो और मैं एक हों। समय शाम का वहाँ अखबार देखने पहुँचे थे। प्राय करें कि हम और दोनों मानो एक के थे और वहाँ पर क्या अखबार देखने के लिए दोनों गए थे। इस भाव में बोले कि हम वो मानो एक ही हो। कल पुस्तक के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे, ठीक ना। किसी को तेज स्वर में पुस्तक छपने की बात बता रहे थे कि वो पुस्तक लिखे होंगे तो अपना बता रहे होंगे कि हम छपने की बात। तो बरबस ध्यान खींचा, तो इनका ध्यान उधर गया कि किन पुस्तक छापे की बात बोल रहे हैं। परिचय पूछा। बलभद्र ठाकुर नाम से अपरिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। उनकी बलभद्र ठाकुर का जो किताब था वो कहाँ देखा था? शमशेर जी के यहाँ इन्होंने देखा था। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वो धीरे धीरे आत्मसलाह के मूड में उतर आए। धीरे धीरे क्या हुआ? सलाह के मूड में इनसे उतर आए कि ये भी मेरा विद्यार्थी है, पुस्तक मेरा पढ़ता है। उनकी पुस्तक की जनता में कैसे स्वागत हुआ। किसी बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा। फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांगकर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाए तक नहीं। आदि प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। मतलब कि अपन किताब की अब बेचारा बड़ाई कर रहे थे कि ऐसा हुआ, मांग के ले गया तो हम किताबें पढ़ते रह गए, किताबों ने दिया। सुनकर रस आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंख लेखक की सहज गर्व से भर उठी थी, ठीक ना। ठिगना गथा हुआ शरीर, रंग सावले से कुछ अधिक गोरे थे। लुंगी और जैकेट पहने हुए थे। 7 बज रहे थे। खाने भी पकाना था। क्या खाना भी पकाना था? क्योंकि भूख लगाई थी, अतः विदा ली। अब बताइए इनको क्या याद आएगी? खाना पकाना है, अब जाने दीजिए, ठीक ना। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश हुई। मतलब आज पूरा दिन चढ़िए लगता है लिखने के लिए बैठे, ठीक ना। क्या बोले? डेढ़ घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी क्या बता रहे हैं कि घर की बूढ़ी माँ जीवात की कामकाजी महिला है। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। अभी स्केच भी बनाते होंगे, बना के उनको दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा। उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा अपनी स्थिति के अनुकूल। और वहाँ तो मैं देख ही रहा था।
क्या है, मेहमानबाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनके सिर्फ किरदार न था, मैं क्या बताया कि मैं उनका सिर्फ किरदार न था, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल देना होगा। मतलब कह रहे कि इतना दिन से यहाँ रह रहा हूँ, इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। मतलब ये परिवार अच्छा से सेवा सत्कार हो रहा था, इनको मन लग रहा था, इसलिए उतना दिन तक बोरिंग कट गया। अब 2-4 दिन में जा रहे हैं, मतलब परसों, तो आज ही परिवार से मिले। अब देखिए क्या बोले, यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापक से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, ठीक ना, सीधे साधे, तरल तरल, बिल्कुल पानी जैसा, जिसमें अच्छाई और बुराई दिख जाए। बता रहे हैं कि ऐसे थे ये स्कूल के 2 अध्यापक कि जिसमें से इतना अच्छा कि बुराई इसमें दिख जाती थी, ठीक है ना, पानी जैसा दिखे, जिसमें अच्छाई और बुराई दिख जाए। बुराइयाँ बल्कि कमजोरियाँ कहना अधिक उचित होगा। ऐसे कि प्यार करने की तबीयत हो, ठीक ना, कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े बड़े सपने के भंग होने के दर्द नहीं, बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। इसीलिए वह अखराता नहीं, पर यह नहीं अखरना किसी अंतःस्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई विश्वासिता है, एक समझौता जो बस एक बेबूस सी सर्द आह छोड़ जाता है, उस पर ठहरकर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सब कुछ यूं ही चल रहा है। बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। आज जुलाई 1962 5वां प्रसंग आता है। देखिए आज जुलाई में क्या बोलते हैं, कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारबे तक, क्या होती है, बराज तक आती है इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती। मतलब थोड़ा सा अभ्यास कर रहे होंगे, ध्यान मान के। आज जुलाई का ही है, ठीक ना, आज जुलाई का सीन 5 जुलाई का था, ये आज जुलाई के जस्ट 3 दिन बाद। आप लिखते हैं सीधा दिल्ली में 1976 में। देखें अंतराल कितना बड़ा, 10 इधर हो गया 4, टोटल 14 साल के बाद फिर लिखना शुरू लिखे, मतलब कि उठा लिया गया होगा। लिखते तो ही रहते होंगे, मतलब यहाँ पर बस कह तो रहे हैं कि जो किताब लिखा है ना, मेरा हंसते हुए अकेलेपन इसका नाम ही है। मतलब कि जितना जब अकेला थे, बोरिंग फील कर रहे थे, उस टाइम का खाली उठा लिया है। और हम लोग पढ़ रहे हैं, तब हम लोग को पढ़ते हुए भी बोरिंग लग रहा है। सोचिए वो इंसान लिख रहा होगा तो उसको कितना बोरिंग लग रहा होगा। अब देखते हैं, दिल्ली 30 अगस्त 1976 में। सेब बेचती लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फाँक काटकर ग्राहक को चखाती। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब तो वैसे भी मीठे थे। उनका रंग ही खूबसूरत देखकर उनकी किस्म मैं पहले ही जान चुका था। अभी अपना ज्ञान के बारे में बता रहे कि मैं पहले ही जान गया था। पर वह 7-8 साल की लड़की, जिसमें शायद नई दुकान संभाली थी या जिस हाल में ही दुकान संभाल दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने शौक के बारे में शक जरा सी गुंजाइश न देने को आतुर थी, ठीक ना। मैं उसके पतले लगभग छबराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देख और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। अब बता रहे हैं कि एक ऐसी लड़की दुबली पतली कि जिसके हाथ में इतना ताकत नहीं था कि वो सेब को क्या करेगी, दूसरे को दे काट के चखा सके अपने ग्राहक को। मतलब इतना वो कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी वो सेब बेच रही थी। और उसकी आंखों में इतनी उम्मीद थी और इतनी आशा थी कि वो ग्राहक को क्या कर रही थी कि उदास नहीं होने दे रही थी कि हम अपने कारण से अपना सेव बिकने से नहीं। वो दे देते थे ग्राहक को ही चाकू। जब ग्राहक कहते ना कि सेव मीठे हैं चखें, तो वो दे देते चाकू, लीजिए आप ही चख लीजिए, खुद ही चख लो, ठीक ना। कि भाई हमारा ग्राहक लेकिन नहीं घुटना चाहिए, इतना ही थोड़ा सा थी उतावला, ठीक ना। पूरा अपने काम के प्रति मतलब रिस्पॉन्सिबल थी उसको। और इसी प्रकार से उन्होंने उस लड़की का थोड़ा सा बड़ाई किया है यहाँ पे, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, 10 मई 1978 को इन्होंने लिखा है। अब 2 साल के बाद फिर को उठाया गया है इनका अकेलापन का। साल में इतना दिन ये बेचारा गलत मतलब थोड़ा सा अकेला महसूस किया, ठीक है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। क्या बोले हैं, यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता ही है। मतलब कि इंसान जो भी समय जीता है उसको बस जीता नहीं, उसको रचता भी है। ये मेरे बच्चे में रचे हुए यथार्थ हैं। क्या बोले, ये मेरे बच्चे में रचे हुए यथार्थ हैं। इनसे जुड़ी हुई फिक्र और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं। क्या बोले, इनसे जुड़ी हुई जो फिक्रें हैं जो आज मुझे सता रही है, और जो सरोकार है जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो दोनों क्या कह रहे हैं कि मेरे ही द्वारा रचे गए हैं, ठीक ना। उनके बच्चे जो हैं, उनके फिक्र और यथार्थ, अच्छा बुरा सब क्या बोल रहे हैं कि मेरे ही द्वारा रचे गए हैं। और ये सब मुझे रचे जाकर
मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं कि और ये सब मुझसे ही रचे जाके, मतलब कि कवि कह रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं मुझसे ही रचे जाके और मुझसे ही फिर ये स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ। क्या बता रहे हैं कि इस रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी अपनी नारी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। और उसका दबाव जो है ये अपने नारी में प्रतिपल महसूस करते हैं। नारी का अर्थ ऐसा होता है नाभि, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर अलग थोड़ा सा अलग लगा रहे हैं कि इससे नारी का प्रतिफल मैं महसूस करता हूँ। दबाव जो पड़ता है मुझ पर हृदय से, उसको मैं महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगा हुआ यथार्थ से अलग है। क्या बोल रहे हैं कि जो रचा हुआ यथार्थ है वो भोगा हुआ यथार्थ से अलग है। डिफिनेशन दे रहे हैं, भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। भोगा हुआ जो यथार्थ है वो दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है। क्या बोल रहे हैं कि हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उसी रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। और उसी रचे हुए यथार्थ को क्या करता है, एक हिस्सा किसी दूसरे को दे देता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अकेला जो इंसान यथार्थ रचेगा वो खुद के लिए, लेकिन किसी के साथ अगर कुछ किया तो ये यथार्थ क्या होगा, दूसरे के हक में भी जाएगा। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा और डिफाइन कर देना चाहिए था। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के दिए हुए हिस्से के यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। कह रहे हैं कि हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के हिस्से का दिया हुआ यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। थोड़ा सा गहरा बात यहाँ पर करें, कहने का अर्थ ये है कि हर एक का भोगा हुआ यथार्थ क्या हो गया, मतलब कि हर एक ने जो यथार्थ भोगा एक दूसरे के साथ, मतलब 2-3 लोग होता है ना यथार्थ, खाना पीना उठना बैठना रहना खेलना कूदना या फिर बच्चे का पालन पोषण भरण, ये सब क्या हुआ था, हर एक दूसरे का क्या हुआ। और कुछ हिस्सा जो है उस यथार्थ का एक सामूहिक नाम दे देते हैं, मतलब दिए हुए जिसमें हिस्से यथार्थ किसी एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है। क्या बोल रहे हैं, इसीलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म ही है। ऐसा वो जरूरी है कि यथार्थ अगर कोई इंसान किसी चीज़ को रचेगा नहीं तो फिर सृष्टि आगे कैसे चलेगी। जैसे कि नैतिक कर्म का मतलब क्या होता है, जो अनिवार्य है, जो मतलब कि करना ही चाहिए, ठीक ना। तो क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है, वह सामाजिक सत्य का भी सृष्टि करता है। यथार्थ के लिए मुख्य रूप से अपने बच्चे का ही प्रसंग में ही बोल रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कुछ। यथार्थ का मतलब कि बात जो भी हो संपूर्ण अर्थ को लेना अपने आप में लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने बच्चे के ही संदर्भ में लिख पा रहे हैं। तो जब आप डायरी लिखना प्रारंभ कीजिएगा ना तो किसी का डायरी के आंतरिक भाव को समझने की क्षमता आप में विकसित होगी। इसलिए जो लोग को मतलब मुझे लगता है जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ वो डायरी लिखना शुरू कीजिए। और जो डायरी लिखना शुरू कर दिए हैं मैं बता सकता हूँ थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते होंगे, क्योंकि वो किस विचार से डायरी लिखते हैं और यहाँ पर किस विचार का संदर्भ है तो थोड़ा सा पता चल जाता है। मुझे भी इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं भी लिखता हूँ, तो थोड़ा सा अंदरूनी उसी से पता चलता है, नहीं तो बाहरी बताने से और यहाँ लिखने में थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है, ठीक ना। और आगे देखिए, यथार्थ के लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार में संपृक्ति की रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। बोल रहे हैं कि यथार्थ का लेन देन ही एक दूसरे से क्या होगा, इसका नाम संसार है। इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार की रचना रचता है जिसे वह जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त ही रचा जाता है, भोगा जाता संसार ही नहीं। क्या बोल रहे हैं कि आदमी होने का शर्त ही क्या है, शर्त है यह है कि रचा जाता है। आदमी होने की शर्त यह रचा जाता है, भोगा जाता संसार ही है। अब आगे देखिए, रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है, एक के होने से ही दूसरे का होना है। पता नहीं मुख्य रूप से बच्चे के संदर्भ में बात कर रहे हैं और बहुत सारा चीज़ है कि एक के होने से दूसरे का होना ही निश्चित है। लेकिन उस समय लगता है कि कभी जी थोड़ा मोह माया में पढ़ के बताएं भी शुरू में कि हम उससे निकल नहीं पा रहे। दोनों की जड़ें एक दूसरे में और वहीं से वो अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे से बनते मिटते हैं, ठीक ना। दोनों एक दूसरे से बनते और मिटते हैं, यही बता रहे हैं। थोड़ा सा गहराई में गए हैं, जो समझना चाहे वो बोल रहे तो नहीं समझ रहे हैं। और हम यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगे तो लगेगा पतंग जैसा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसलिए अब आगे ही बढ़ते हैं, अच्छा रहेगा। और अथमा में अब आ गए हम 11 जून 1978 को फिर ये लिखे हैं, ठीक ना। बता रहे मेरे भीतर की इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं। क्या कहें कि मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं, या अर्थ जो लिखता हूँ अगर उसमें शब्द अधिक हो तो अर्थ कम, या अगर अर्थ ज़्यादा है तो उस हिसाब से शब्द कम पड़ जा रहे हैं, ठीक ना। बहुत जो डायरी लिखते हैं उनको लगता होगा कि भाई क्या क्या लिखे, इतना चीज़ लिखने के लिए और क्या लिखें क्या सही, और जब लिखने के लिए बैठे तो शब्द कम पड़ गया। कभी कभी शब्द भर दिए तो उसका अर्थ क्या निकालें समझ में नहीं आता, ठीक ना। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। देखिए एक बताता है, जिसको जो डायरी लिखता होगा इसको ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा पसंद पड़े या ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा रुचियात्मक लग रहा, थोड़ा सा रुचि उसमें आ रहा होगा कि हाँ क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन जो लिखता ही नहीं होगा ना उसको पूरा ही बोरिंग लग रहा होगा। तो भाई हम तो कहेंगे इसी को सुन के लिखना शुरू कर दो। अब क्या बोल रहे हैं देखिए,
डायरी में शब्द और अर्थ के बीच तटस्थता कम रहती है, उसमें उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं या कि मुश्किल है। लिखने मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है। डायरी लिखना भी क्या है, तटस्थता का मांग। किसी का हम बुराई भलाई ना करें, ऐसा ही अपना भाव से बता रहे हैं। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है, तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास है। क्या बोले, कभी कभी मैंने कविता के भाव में, जब आप कविता के भाव में लिखिएगा ना डायरी, तो शब्द और अर्थ में क्या होता है कि अगर अच्छा चले कविता को लाइन में बना दिए, ये मिल कविता बन गया, तो भाई उसका अर्थ क्या है, या फिर अर्थ आप खोजने में लगाएं तो अर्थ सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक ना, सिर्फ अर्थ लिखते जाइएगा तो फिर पता चलेगा कि सिर्फ अर्थ जा रहा है, लाइन तो बन ही नहीं रहा है जिससे कविता में लाइन बनना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से बता रहे असहाय है, किसी माप के अनुसार क्या बोल रहे हैं, निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे में ये ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते, एक दूसरे को छोड़ते हुए, जिस पल क्या बोल रहे हैं कि एक दूसरे को पकड़ते और छोड़ते हुए जिस पल एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है, और उनमें रचना बिजली की फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है, और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है और अपनी प्राणपुष्ट का मतलब करें कि कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, या फिर वो छोड़ दे या फिर क्या करें कि पकड़ ले तो पृथ्वी, और छोड़ दे तो आकाश में, लेकिन कुछ ना कुछ बन ही जाता है। बता रहे हैं इस प्रकार से। अब आगे लिखे फिर 20 जून 78 को सुरक्षा डायरी में भी नहीं, क्या बोले कि सुरक्षा डायरी में भी नहीं है, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक पल की धुंधकियों के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में है, पीसने और खतने में है, बचने में नहीं, अपने को सेन में नहीं। मतलब बता रहे हैं कि डायरी में आप अगर ऐसा कुछ लिख रहे हैं जिससे आप केवल कुछ भी चीज़ से बच रहे हैं तो वैसा नहीं, मतलब ये अपने थोड़ा सा होता है ना, इंसान डायरी किस लिए लिखता है, अपने भाव को प्रकट करने के लिए, तो उनका भाव उस समय कुछ ऐसा होगा, इसलिए इस प्रकार से वो लिख रहे हैं, ठीक ना। इसलिए समझिए ना, अकेलापन में बेचारा अब थोड़ा सा हताश हो गए होंगे, तभी डायरी की बुराई कर रहे हैं कि डायरी सब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, इस प्रकार से। हालांकि इनके जीवन में बहुत सुधार लाया होगा, और इसी कारण से डायरी लिखने की कला के कारण ही आज इनका किताब में, मतलब कि एक किताब का एक चैप्टर बन गया है, ठीक ना, परमानेंट। अब बताइए, अब वही बता रहे हैं कुछ नहीं था। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, गुस्सा लग जाता है इंसान को तो बोल देता है, तो उसी प्रकार से तो वो है, इसका नाम ही हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसलिए अकेलापन को जाहिर किया अपना बेचारा। 9 दिसंबर 1978 को। अब देखिए, जो कुछ लिखता हूँ वह सब रचना नहीं होती, वो ये पृष्ठ तो और भी नहीं, जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीच नहीं होते। मतलब उसमें भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता, जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, और संभवतः वो वहाँ रचना से सिर्फ दस्तावेज। मतलब बता रहे हैं कि जो मैं रोज़ के जीवन में अच्छी करता हूँ वो सब तो डायरी पर नहीं लिखता, ठीक ना, वो सब डायरी पर रचना नहीं होता। जो मैं सब जीवन में रोज़ देखता हूँ, करता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, सब तो नहीं है संभव, किसी के लिए भी संभव नहीं उतना रोज़ का लिखते ना, तो यही बता रहे हैं उसमें से कुछ अंश ही लिखते हैं, लेकिन यह दस्तावेज भी ज़रूरी है। लेकिन जो ही लिखता हूँ वो ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान क्या होगा, जो मूल है, जो बात है, जो उसको ज़रूरी लगा होगा वही तो छाँट के वो लिखता होगा, वहाँ पर ज़रूरी है। दस्तावेज रचने का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी कसेरी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता, न बीज अपने को चरितार्थ करता है, न बीज की सत्ता है, न अपने आप को चरितार्थ करता है, मतलब सही साबित कर पाता है। रचना की छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुगड़ता है। मतलब बता रहे हैं कि मैं पूरा तो नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन जो भी लिखता हूँ वो मूल है, बोले उसी प्रकार से बताएं। जंगल से आती हुई धूप मेरे बदन पर अड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप, और मेरे बालों में खेलती हुई तीसरे पहर की हवा शीतल और स्वच्छ इसकी कोई राजनीति नहीं है। शीतल और स्वच्छ है, इसकी कोई राजनीति नहीं है। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। 11वां है, ठीक ना, 12 गो है टोटल इस प्रकार से, तो एक और बचा है। इसमें क्या है, 25 जुलाई 1980 को। अब देखिए 80 में चल गए। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। बता रहे हैं इधर कितने सालों से पता नहीं मेरे जीवन का लगता है केंद्रीय जो अनुभव, बुजुर्ग ना हो गया बेचारा को डर लगता होगा, मृत्यु का डर, बाल बच्चा का शादी ब्याह के डर, सब चीज़ का डर समा गया होगा अंदर। अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, आज जवानी में कुछ किए नहीं, तो डर तो लगना जरूरी है। बता रहे हैं केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतहर डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बीमारियों का डर है ना, जवानी में दौड़े नहीं गए तो बुढ़ारी में, तो मतलब कि जवानी में एक्सरसाइज वगैरह ये सब नहीं किया तो बुढ़ारी में बीमार पड़ना तो मुश्किल है, मतलब है ये है। बुरी बीमारियों का डर। घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं
इसे कोई भयंकर बीमारी न लग जाए, ठीक ना। इनको अब इतना डर हो गया है इसीलिए कहता है थोड़ा सा करो, भयंकर बीमारी न लग गई और तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसे व्यवस्था करूँगा। अब बताइए, इनको इससे भी ज़्यादा डर लग रहा है कि इलाज की कैसे व्यवस्था करेंगे। तो भाई भर जवानी क्या किए, बस डायरी लिखिए, कुछ आमदनी का इंतजाम भी कर लीजिए, ठीक ना। मतलब हम आप लोग को कह रहे हैं, लेखक के पास तो उतना इंतजाम होगा ही है, लेकिन ये आप लोग को दर्शाने के लिए भी हो रहा है, लिख रहे होंगे, या फिर इनके साथ भी इससे आर्थिक तंगी होगा। इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि अभी जीवन बर्बाद मत कीजिए, सब चीज़ से स्वस्थ भी रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए और फिर इधर उधर घूमिए टहलिए, थोड़ा पैसा का भी इंतजाम अभी से सोच लीजिए क्या करना है, तो बुढ़ारी में दिक्कत नहीं हो। तो उसी प्रकार से अब 1980 के में चल गए तो ये बूढ़े ना पड़ जाएंगे। इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं, बस उस डर के वजह से जिसका वो पहले से मतलब जिसके बारे में सोचे नहीं है, उसके कारण बुढ़ारी में इतना इसको लेकर इधर रहे थे। बहुत घंटे उन्होंने तनाव में गुजारे, एक पत्ते की तरह कांपते हुए होठों में प्रार्थना बुदबुदाते हुए किसी तरह संकट का यह क्षण कटे, मतलब बता रहे हैं कि बुदबुदाते हुए प्रार्थना से संकट के क्षण कट गए, ठीक है ना। अब आगे बताते हैं। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती, क्या बोल रहे हैं कि बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती, जब उसके लौटने की संभावना घड़ी भी बीतने लगती, क्या बोल रहे हैं कि जब उसके लौटने की संभावना में इतना ही घड़ी के सामने बैठ के अब कब आएगा ऐसा सोच, मन में डर से मतलब मन जो था इनके डर से घिर जाता था, तमाम तरह की अप्रिय कल्पना करने लगता है। मन जो था इनका तमाम तरह के क्या होता है, अप्रिय कल्पना करने लगता है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं समय बीते जाने का एहसास नसों में धर धर की तरह गूंजने लगती है। क्या होती है अनानास फिर क्या होता है, प्रार्थना का समय बीतते ही अनायास नसों में धर धर इनको मतलब डर अब तेज हो जाता है, लगने लगता है। प्रतीक्षा का डर, क्या चीज़ का प्रतीक्षा का डर। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई है, समय गुजर गया है, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। मतलब करें कि जब वो घर लौट आता है तब जाके नस का तनाव जो है मेरा दूर होता है। मतलब बूढ़ा हो गए, बाल बच्चा पोता पोती सब की जिम्मेदारी अब इन पर होगा, थोड़ा सा सब एकदम गया है, आएगा नहीं आएगा क्या हुआ ये वो पूरा अपना सोचते होंगे। तैयारी अभ्यास करिए सब चीज़ सहने का, तब तो होगा। अब बोल रहे हैं पार्क से हम आप लोग को करें बच्चे, इनको नहीं बोल रहे हैं, ये इन्हीं के थ्रू तो आप लोग जान रहे हैं कि मुझे अब जीवन में क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक ना। ये इसको ही बताए हैं अपने लेखक जो है इसके जरिए, ठीक ना। अब बोल रहे हैं पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखने लगते, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर से बदलने लगती है। मतलब कभी कभी होता है ना, मन में ऐसा करने की इच्छा होता है, लगता है कि ये ना मिले तब, मतलब हम अंदर से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, ये अंदर के भाव समझते होंगे लोग, अंदर से स्वीकार करने के ऐसा हो जाएगा तो डर लगता है नहीं होगा, अरे मतलब इंसान कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर निर्णय कैसे पहुँचे। वहाँ पर मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाती है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा ही बात को सोचकर मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर जो है आसानी से घुस जाती है। अब अंतिम है ये 12वां, ठीक ना, 3 मार्च 1981 को। अपने को काटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया से आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविसा में हरदम बना हुआ किसी लक्ष्य पर टूटने को कसा हुआ रहता है। मतलब कह रहे हैं कि हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य है, तो उसका लक्ष्य किस लिए है, बस इसलिए है कि हर दुनिया में जो है अपना कहीं ना कहीं साबुत की तरह बना रहना। साबुत की तरह बना मतलब झूठी मुट्ठी जो अपना निशानी है उसे बनाए रखने के लिए सब एक झूठा मूठा लक्ष्य तैयार कर रखा है, और उसके पीछे काटता पीटता मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए जा रहा है, चलते जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि, लेकिन उतना उसमें घुल मिल हो गया है, इसलिए वो बताया 12वां में इसी के साथ मेरा अध्याय हो गया खत्म, ठीक ना। और जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक ना, उसमें पूरा 11 चैप्टर तक पढ़ा है ना, आज 11 है तो 10 और 11 पूरा जो है 1 से लेके बालकृष्ण भट्ट के बातचीत से लेके और यहाँ भी मलियज के मेरा हंसते हुए अकेलापन तक का पूरा बना दिया प्लेलिस्ट। और कल तक जो है या फिर आज ही हम ये दूसरा वीडियो भी डाल देंगे, जो क्या नाम है इसका, अंतिम जो चैप्टर है हमारा त्रिच है, उसके बाद शिक्षा है, 2 चैप्टर अभी और बचा हुआ है, त्रिच और जय कृष्ण मूर्ति जी का शिक्षा। तो इसको होगा तो आज त्रिच हम कर ही देंगे। त्रिच ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें लेकिन पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है, तो वो चैप्टर थोड़ा सा रोमांचक है, ऐसा कोई बोरिंग चैप्टर अब नहीं बचा है, दोनों चैप्टर बहुत रोमांचक है। हम बता रहे हैं शिक्षा और ये जो है त्रिच, आ जाना, ठीक ना। तो उसे भी देख ही लेना, प्लेलिस्ट में जाके लिंक दे दूंगा, ठीक ना। तो जो भी देख रहे हैं उसे देख लीजिएगा। तो चलिए जय हिंद। और हमारा उद्देश्य यही है पर्पस की, और ये डायरी लिखना सब शुरू कर दीजिएगा, हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है क्या बोल रहे हैं, ऐसा जो शिक्षा है जो आप रत विद्या भी ले रहे हैं, पढ़ के सीख रहे हैं, उससे ज़्यादा होगा आत्मविश्लेषण, व्यवहारिक ज्ञान होगा डायरी लिखने से, ठीक ना। हम बता रहे हैं सच में वो सब बहुत ज़रूरी है। तो
इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक है।